पति और पत्नी का जो रिश्ता होता ना, वह पूरी तरह से विश्वास पर टिका होता है। दोनों अपने अपने दुखों को एक दूसरे के सामने भी शेयर करते हैं, लेकिन जब इनमें विश्वास टूट जाता ना, तो इसके बीच परिवार भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही कुछ हो गया, जिसकी वजह से एक पत्नी अपने पति के पीठ पीछे ऐसा खेल खेलती ना, जिसकी वजह से पति ही दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब गांव के सामने सच्चाई निकल के आती है, इससे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी दहल से जाता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बाय चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है मध्य प्रदेश और उसी का राजगढ़ जिला पड़ता है और उसी का सटुलिया थाना पड़ता है। लगभग वहीं से 15 किलोमीटर दूर जो होता है बैरिया खेड़ा गाँव पड़ता है। वहीं के रहने वाले होते हैं मदन सिंह मीणा। उनके टोटल एक इकलौता बेटा होता है राम दिनेश मीणा, जिसकी उम्र होती है लगभग 33 साल के आसपास होता है। और दिनेश मीणा की पत्नी होती है ज्योतिबाई मीणा, जिसकी उम्र होती है 28 साल के आसपास होता है। राम दिनेश मीणा के टोटल 2 बच्चे भी होते हैं, जिसमें एक बेटा होता है और एक बेटी होती है। राम दिनेश मीणा जो होते हैं अपने घर और परिवार का खर्चा वर्चा चलाने के लिए जो होता ना, वहीं से लगभग समलपुर के लिए एक रोड निकलता है। उसी रोड पर उनका खुद का एक अपना पुश्तैनी मकान भी होता है, जिसमें 2 तल्ले इमारत की जो होता है बनवा रखे थे। और उसी में एक अपना जो था दिनेश खुद का बिजनेस खोल रखा था, यानी कि एक छोटे सा किराने की दुकान। और उसी दुकान के पीछे जो होता है उसका मकान भी होता है। उसी मकान में अपने पूरे परिवार सहित दिनेश जो होता है रहा भी करता था। लेकिन दिनेश के जो पिता होते ना, असल में मदन, वह गाँव में जो होते हैं एक 56 नुमा मड़ई डालकर वहीं पर निवास करते हैं। शाम के टाइम खा पी कर जो होता है सोने के लिए आए दिन वहीं पर चले जाते थे। तभी सर्दी का महीना होता है। मैं बात कर रहा हूँ 21 जनवरी 2022 का दिन होता है। सुबह का वही लगभग 4:30 बजे का आसपास का टाइम होता है। तो मदन मीणा जो होते हैं ना, अपने उसी छप्पर में आराम से जो होते हैं सो रहे होते हैं। और उनकी नींद खुलने के बाद तुरंत जो होते हैं अपना कुछ काम करने के बाद अपने खेत में उस समय जुड़ जाते हैं। अपने खेत का काम वह निपटाना भी शुरू कर देते हैं। इसी बीच उनकी जो बहू होती ना, ज्योति मीणा, भागती बहुत तेज़ उनके पास हाँफते डाँपते खड़ी हो जाती है। मदन मीणा जो होते हैं अपने बहू ज्योति से कहने लग जाते हैं कि बहू तुम इतनी जल्दी भाग कर हमारे पास क्यों आओ हो। और यह बात जैसे ज्योति सुनती कहने लग जाती है ना, उनकी तो हत्या हो गई है। और जैसे यह बात ज्योति इधर मदन मीणा सुनते उसी समय अपनी बहू से कई सारे सवाल करना शुरू कर देते हैं, कैसे और क्यों और कब हो गया। बहू जो होती है ज्योति कहने लग जाती है कि सुबह का टाइम होता, उसी बीच हम जो होता ना ऊपर वाले फ्लोर के मकान में सो रहे होते हैं। और जब सो रहे थे हमारी नींद लगभग 4:30 बजे के आसपास खुल जाती है। अपने कमरे में से उठते हैं और टॉयलेट के लिए निकल जाते हैं। और जैसे नीचे उतरते हैं देखते हैं दरवाज़ा जो होता है ना दिनेश का खुला हुआ पड़ा होता है। और दरवाजे के अंदर झाँकते हैं, देखते हैं जो उनका जो शरीर होता है पूरी तरह से लहूलुहान अवस्था में पड़ा होता है। उनको काफ़ी बार जगाते हैं, लेकिन हमें समझ में आ जाता है किसी व्यक्ति ने इनकी डंडे से पिटाई कर इनकी हत्या कर दी है। और जैसे आप बात सुनने के बाद जो होता ना, मदन मीणा वहीं काफ़ी जो होते हैं चौंक से जाते हैं। चौंकने के बाद अपनी बहू ज्योतिबाई मीणा को साथ लेते हैं। लेने के बाद तुरंत ही अपने उसी मकान में पहुंचते हैं। दुकान वाले मकान में पहुंचने के बाद अंदर दाखिल होते हैं, देखते हैं कि जहां पर कि उनके जो बेटा होता है दिनेश मीणा का चारपाई बिछा हुआ था, वहीं पर अब इधर मदन मीणा पहुंच जाते हैं। देखते हैं कि जो ऐसा लग रहा है कि बेटा जो था दिनेश कंबल ओढ़ कर सो रहा है। मदन मीणा पहुंचते हैं और दिनेश के पास पहुंचकर आवाज़ लगाना शुरू कर देते हैं। और जब लगाते हैं दिनेश की कोई आवाज़ नहीं आती। मदन मीणा तुरंत ही उस कंबल को खींच लेते हैं। देखते हैं दिनेश मीणा का पूरा जो शरीर होता है खून से लथपथ अवस्था में होता है। और जैसे यह नज़ारा देखते हैं, देखने के बाद वहीं ज़ोर से चिल्ला पड़ते हैं। अपनी बहू से वहीं पूछने लग जाते हैं कि बहू यह सब कैसे हो गया। अब ज्योति वहीं पर खड़ी ज्योति कहने लग जाती कि पिताजी हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, आखिर यह किसने कांड यहाँ कर दिया। लेकिन जब हम उतरे थे तो देखे थे बाहर का दरवाज़ा जो होता दुकान का खुला हुआ पड़ा होता है। और जैसे इतनी सी बात वह कहती है ना, कहने के बाद जो होते ना इधर मदन मीणा अपने बहू से कहने लग जाते कि बहू अपना मोबाइल लाओ, हमें इसी वक्त पुलिस के पास फ़ोन करना है। और जैसे यह बात ज्योति सुनती कहने लग जाती कि पिताजी वह तो मोबाइल टूट गया है। वहीं पर मदन मीणा कह देते हैं कि आखिर अभी तो 2 दिन पहले तुम बात कर रही थी।
और उसी समय पलट के छुपे हुई आवाज़ में ज्योति कहने लग जाती है कि किसी झगड़े के कारण वह मोबाइल तोड़ दिए थे। और जैसे आप बात सुनते उधर मदन मीणा कहने लग जाता है कि ठीक है, हमारा कपड़ा लाओ और कुछ पैसे लाओ, हम जाएंगे पुलिस थाने में, अपने बेटे के बारे में सारी बात वहाँ बताएंगे। और तुरंत जो होते हैं मदन मीणा वहाँ से निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में खड़े होकर कुछ सवारियों का इंतजार करते हैं, क्योंकि गांव से लगभग 15 किलोमीटर दूर पड़ता है पुलिस थाना सठुलिया। वहाँ जाने में वहाँ उन्हें काफ़ी टाइम लग सकता था, इसीलिए कुछ दूर और चलते हैं। चलने के बाद देखते हैं वहाँ नज़दीक एक पुलिस चौकी होती है, वहाँ पर सूचना देते हैं। और उसी चौकी के द्वारा जो होता है तुरंत ही सठुलिया पुलिस थाने में फ़ोन कर दिया जाता है। अब वहाँ के टीआई अधिकारी होते हैं राजकुमार रघुवंशी, और जैसी खबर पाते पुलिस चौकी के द्वारा तुरंत जो होता ना उसी गांव की तरफ अपनी टीम के सहित बढ़ चुके होते हैं। लगभग कुछ मिनट के बाद मदन सिंह की मीणा के दुकान पर पहुंच जाते हैं। पहुंचते हैं देखते हैं कि सुबह का टाइम हो चुका है। उस समय गांव के वहां पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग चुकी होती है। सभी मन की बातें वहां पर कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन पुलिस जैसे ही उस भीड़ को देखती अपने आप हटाना शुरू कर देती है, हट जाती भीड़। वहाँ पर पहुँचते हैं, देखते कि वहाँ चारपाई रखी होती है और कंबल होते हैं जो पूरी तरह से कंबल खून से लथपथ अवस्था में होते हैं। अब जो होते हैं राजकुमार रघुवंशी तुरंत इस चारपाई के पास पहुंचते हैं और डोर बोड़ी को पलट के देखना शुरू कर देते हैं। और जब देखते हैं उसके सर पर काफ़ी जट लग रहा है, डंडे के चोट के निशान है, जिसकी वजह से इधर जो होता है दिनेश सिंह मीणा की मौत हो गई है। पुलिस वहाँ जब बॉडी का अच्छी सी पंचनामा करती है ना, पंचनामा करने के बाद पुलिस को पूरा शंका हो जाता है कि यह जो होता है दिनेश मीणा का लग रहा है डंडे की पिटाई काफ़ी ज़ोरों से की गई है, जिसकी वजह से यही चारपाई पर इसकी मौत हो गई है। लेकिन चारपाई का जो नज़ारा देखा जाता है कि चारपाई के नीचे जो होते हैं काफ़ी सारे ब्लड बिखरे हुए होते हैं, लेकिन कोई हलचल के निशान नहीं होता। पुलिस को लगने लगता है कि हो सकता है नींद में इनकी पिटाई की गई हो। अब वहीं पर खड़े जो होते हैं ना दिनेश मीणा के पिता होते हैं मदन। पुलिस जो होती है मदन मीणा से वहीं पूछताछ शुरू कर देती है, कहने लग जाते क्या सब कैसे हुआ। मदन मीणा कहने लग जाते कि साहब जी, हम तो अपने गांव के ही खेत में मौके पर अपनी खेत में कुछ कार्य कर रहे थे। उसी बीच हमारी बहू लगभग 5 बजे के आसपास से 5 पहुँचती है, सारी बात बता देती है। जैसे सुनने के बाद घर आते सारा नज़ारा देखकर हमें अपने जो आँखों पर विश्वास नहीं होता। इसके बाद आपको सूचना दिया जाता है। पुलिस जैसे आप बात सुनती है, सुनने के बाद वहीं पर खड़ी जो होती है ना दिनेश मीणा की पत्नी, अब ज्योति मीणा से कुछ पूछताछ शुरू कर देती। ज्योति मीणा जो होती पुलिस के सामने बस यही रट्टा लगाकर बैठ जाती, कहने लग जाती कि साहब 4 बजे के आसपास के टाइम नीचे उतरे टॉयलेट के लिए, तो उसी बीच अपने पति का दरवाज़ा खुला हुआ देखकर हमें एक आश्चर्यचकित हुआ। अब कमरे में जाकर तो हमारे पति का जो पूरा शरीर होता है खून से लथपथ अवस्था में पड़ा हुआ होता है। हम ना कुछ सोच पाते ना कुछ समझ पाते हैं, तुरंत ही अपने जो होता है ससुर के पास पहुँच जाते हैं। यह बात जैसे सुनती पुलिस उसी समय जो होता ना वहीं पर खड़े। अब मदन मीणा से पूछताछ शुरू कर देती, कहने लग जाती कि आपको किस पे शंका हो रहा है कि आपके बेटे के साथ ऐसा कौन कर सकता है, या तो किसी का आपके बेटे के साथ लेन देन हो सकता है। मदन मीणा कहने लग जाते कि हमारा बेटा जो था ना सिर्फ अपने काम से मतलब रखता था, उसका किसी से हित व्यवहार भी नहीं होता, ना किसी से दुश्मनी होता है। वह सिर्फ अपने काम से इसलिए मतलब रखता था बस उसके काम में कोई दखलंदाजी भी ना करे। यह बात जैसे पुलिस सुनती है, सुनने के बाद पुलिस को लगने लगता है कि आखिर जब दुश्मनी किसी का है नहीं तो आखिर में जो होता ना देने के साथ ऐसा कार्य कौन सा कर सकता है। पुलिस जो होती है वहीं पर खड़े ज्योति से पूछताछ शुरू कर देती है, कहने लग जाती है कि आपको किस पे शंका हो रहा है कि आपके पति के साथ इस घटना को अंजाम कौन दे सकता है। ज्योति खड़ी होती, कहने लग जाती कि साहब हमारे पति में कोई आमी बात नहीं थी, वह किसी से मतलब भी नहीं रखते थे, ना कोई शराब पीते थे कि उनकी किसी से दोस्ती हो सकती है। इसीलिए हमें किसी पर भरोसा नहीं हो रहा कोई व्यक्ति हमारे पति के साथ ऐसा कांड कर सकता है। लेकिन हमें शंका हो रहा बाजार जाते हो सकता है किसी से उनकी राजी दुश्मनी हो गई हो। पुलिस ज्योति की बात सुनती है, सुनने के बाद पुलिस जो होती है तुरंत ही कुछ फोरेंसिक टीम बनाती है, CPSL की टीम बुला लेती है। बुलाने के बाद सभी अपने अपने कार में लग जाते हैं। अब उस घर की पूरी तरह से जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। और जब करने लगते हैं पीछे वाले साइड में ना एक घूर होता है, उसी घूर पर कुछ मोबाइल के टुकड़े पड़े होते हैं। और जैसे पुलिस कमरे में घुसती है तो कमरे में भी कुछ टुकड़े मिल जाते हैं। और उसी कमरे में एक टूटा हुआ लगभग सिम मिल जाता है, लेकिन जो होता है सिम वह कुछ सुरक्षित होता है। पुलिस ज्योति उस टुकड़े को मिलाकर कब्जे में लेती है और वहीं पर खड़े ज्योति से उस टुकड़े के बारे में पूछना शुरू कर देती है। और ज्योति जैसे मोबाइल के टुकड़े देखती है तुरंत हामी भर लेती, कहने लग जाती है कि साहब जी ना यह मोबाइल तो हमारा है। पुलिस पूछने लग जाती इसका हश्र यह कैसे हो गया, क्योंकि मोबाइल देखने में लग रहा है ना किसी व्यक्ति ने जानबूझकर इस मोबाइल को तोड़ा हुआ है, क्योंकि स्क्रीन पूरी तरह से पत्थर से तोड़ा गया होता है।
और बॉडी हाथों से तोड़ा गया होता है। पुलिस ज्योति से काफ़ी सवाल वहीं शुरू कर देती और जब शुरू कर देती सवालों के जवाबों में घेरे में ज्योति इस तरह उलझ जाती है, ना कुछ सोच पाती ना कुछ समझ पाती है। पुलिस ज्योति से वहीं कह बैठती है कि आखिर यह मोबाइल किसका है। ज्योति का जो चेहरा होता है पूरी तरह से उड़ सा जाता है। पुलिस दोबारा वहीं कांस्टेबल महिला होती ना, ज्योति से दोबारा पूछती है यह मोबाइल किसका है। ज्योति उसी समय कह देती है ना कि यह मोबाइल हमारे गांव के रहने वाले एक मेन ग्राहक अपने हैं, उन्हीं का मोबाइल है। पुलिस ज्योति से कह देती है कि आखिर तुम्हें उनका मोबाइल रखने की क्या ज़रूरत है। तभी ज्योति का जो चेहरा होता है और उजड़ा लगने लगता है। पुलिस उससे काफ़ी दबाव में पूछताछ शुरू कर देती है, कहने लग जाती है कि आखिर तुम्हारे पति ने तुम्हारा मोबाइल क्यों तोड़ा। ज्योति उस समय एक दबे हुए लफ्ज़ में कह बैठती है यह मोबाइल पर दिन भर बात करने में लगे हुए होते हैं, इसी वजह से हमारे पति इस मोबाइल की बात करने से तंग आ जाते हैं। और जैसे पुलिस यह बात सुनने के बाद ज्योति के ऊपर पूरी शंका कर बैठती है। ज्योति से कहने लग जाती है कि आखिर तुम किससे बात करती थी। ज्योति उसी समय पलट के जवाब दे देती कि हम अपने ही गांव के रहने वाले होते हैं चैन सिंह, जिसकी उम्र होती लगभग 33 साल के आसपास होते हैं। उन्हीं से हमारा मोबाइल पर आए दिन बात होता रहता था, उन्हीं का मोबाइल है। अब पुलिस जैसे इतनी सी सुराग जो होता है ज्योति के द्वारा पाती है तो पुलिस की दूसरी टीम जो होती है वहीं और टीम मौजूद होती है। सभी टीमें जो होती है अब इधर दिनेश की बॉडी को अच्छे से पंचनामा करते हैं। पंचनामा करने के बाद अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल जो होता है पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देते हैं। पुलिस की टीम लौट आती है। लौट आने के बाद उसी दिन इस केस में और कड़ाई से जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। और जब करने लग जाती कुछ खबरें भी उठाती है कि आखिर पता कर दीजिए ना कि ज्योति और चैन सिंह के बीच में क्या रिश्ता है। खबरें जाते गांव में लग जाते, काफ़ी मेहनत करते हैं। लगभग 2 घंटे की मशक्क़त के बाद पुलिस जो के सामने जो होते खबरें एक चौंकाने वाली बात लाते हैं। कहने लग जाते कि साहब असल में ज्योति भाई जो होती ना इसी गांव का रहने वाला चैन सिंह के साथ प्रेम संबंध चल रहा है और इसी की वजह से उसका जो पति होता है दिनेश मेड़ा आज अपनी पत्नी का पिटाई करता था। अब इन्हीं की वजह से कुछ ना कुछ यह सब कारनामा हुआ है। पुलिस जैसे खबरी के द्वारा इतना सा सुराग पाने के बाद बिना देरी किए पुलिस की एक टीम जाती है उसी गांव में चैन सिंह को गिरफ्तार कर लेती है। करने के बाद थाने ले आती है और चैन सिंह के सामने वही CDR डिटेल निकाल कर रख देती है और कुछ जो होते हैं ना सबूत भी रख देती है, जिसकी वजह से चैन सिंह पुलिस के सामने टूट सा जाता है। क्योंकि पुलिस जो होती है वो जो सिम मिला हुआ था उसका पूरा CDR डिटेल निकलवा चुकी होती है और उसी CDR डिटेल से पता चल गया होता है कि आए दिन चैन सिंह और साथ में ज्योति बाई के बीच आए दिन बातें होते रहते थे। और यही जो होता है पुलिस के लिए एक सबूत बन जाता है। ये सबूत लाकर इधर चैन सिंह के सामने जब रखा जाता है तो चैन सिंह का जो चेहरा होता है पूरी तरह से उड़ सा जाता है। पुलिस जैसे ही चैन सिंह के ऊपर दबाव मारती है, दबाव मारने के बाद पुलिस के सामने बिना देरी किए टूट से जाता है। लेकिन पुलिस की दूसरी टीम जो होती है ना उसी समय जाती है गाँव में ज्योति बाई को कस्टडी में लेती है और थाने ले आती है। और जब थाने ले आती है पुलिस जो होती है ज्योति बाई और साथ में चैन सिंह से बारी बारी पूछताछ शुरू कर देते हैं। लेकिन पुलिस के सामने ज्योति बाई जो अपने पति के बारे में आप बीती बताती है, जो कहानी बयां करती है, इसे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर यकीन भी नहीं होता है। असल में ज्योति बाई और साथ में उसका जो अपना पति होता ना राम दिनेश मीणा, दोनों की शादी लगभग आज से 10 साल पहले हो जाती है। उस समय जो होती है ज्योति बाई देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है और चंचल भी आती है। जब अपने ससुराल आते हैं आने के बाद उसके ससुराल में जो होती एक चांदनी से बिखर भी जाती है। क्योंकि उस समय जितने भी लोग देखने को चांदनी को आते हैं ना खूबसूरती का तारीफ़ करते हैं। और तारीफ़ करने के बाद जो होता है ज्योति अपने घर में खुशियों से अपने फूले नहीं समझती, अपने घर में अपनी ज़िंदगी जो होता है अपने पति के साथ बिताना भी शुरू कर देते हैं। और जब बिताने लगती है लगभग 1.5 साल बाद जो होता है ज्योति को एक बेटा हो जाता है। अब बेटे जब हो जाते हैं तो उसी बीच अपने घर का पारिवारिक खर्चा जो होता है ज्योति को काफ़ी भारी लगने लगता है। इसी बीच अब अपने पति को कहने लगती है कि जाकर तुम कहीं पर नौकरी कर लो। अब जो होता है ज्योति के प्यार में इस तरह जो होता है ना इधर दिनेश पागल हो जाता है, नौकरी करने के लिए कहीं राजी भी नहीं होता। इधर जो होता है इनकी ज़िंदगी चलते चलते लगभग 8 साल का वक्त बीत जाता है। इसी बीच इनके बीच 2 बच्चे भी हो जाते हैं। दोनों बच्चों के साथ जब लगने लगता है दिनेश को अब हमारे परिवार का जो खर्च आता है काफ़ी भारी हो गया है। इसी बीच जो होता है अपने परिवार से जो होता ना इधर ज्योति झगड़े तकरार करना शुरू कर देती है। और जब करने लगती है तो उसके परिवार में जो उसके जो पिता होते हैं ना मदन लाल मीणा, अब उधर मदन जो होते हैं ना वह अपने बेटे दिनेश को बाहर जाकर गांव के बाहर एक खेत होता है उसी खेत में एक प्लाट बनवा कर दे देते हैं। और उसी में जाकर दिनेश जो होता है एक दुकान खोल लेता है। अब जब दुकान खोल लेता है ना तो दुकान चलाना भी शुरू कर देता है। और उसी दुकान में जो होता है उसकी जो पत्नी होती है ना ज्योति आए दिन बैठना शुरू कर देती है। लेकिन जब दुकान में सामान की कमी होता है, सामान को लाने के लिए जो होता है इधर दिनेश बाजार निकल जाता है। पूरा दुकान पे जो होता है सुनसान पड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही इधर काफ़ी लोग देखते कि दिनेश जो होता है बाज़ार में चला गया और उसकी जो पत्नी है ज्योति बैठी हुई है, कई लोग घेर लेते, वहाँ दुकानों पर भीड़ लग जाती।
क्योंकि देखने में ज्योति काफ़ी खूबसूरत होती है, बातें करने में मीठी मीठी बातों में लोगों को उलझा भी लेती है। इसी बीच उसके काफ़ी सारे लोग भी गांव के दीवाने भी हो जाते हैं। लेकिन उसी दीवाने में एक दीवाना और आके निकल जाता है, जो गांव का ही रहने वाला होता है, चैन सिंह। चैन सिंह जो होता है उसके परिवार भी होते हैं, लेकिन वह शादीशुदा अभी तक नहीं होता। लेकिन चैन सिंह जैसे देखता कि दिनेश इस समय बाजार निकल गया, तुरंत ही मौका पाता, तुरंत आकर वहीं ज्योति के पास बैठ जाता। और ज्योति उसको पीठी पीठी बातों में इतना उलझा लेती कि अब जो होता है इधर चैन सिंह ज्योति से प्यार करना शुरू कर देता है। लेकिन ज्योति भी जानती है कि आखिर चैन सिंह चाहता क्या है। लेकिन अपने दिन का इकरार करने के लिए जो होता है ज्योति अब चैन सिंह की बातों से जो होती है फंस सी जाती है। सोचती है कि चैन सिंह अपने प्यार के इजहार कब करेगा। इसी फिराक में जो होता है इधर ज्योति लगी रहती है, उधर जो होता है चैन सिंह भी लगा रहता है। लेकिन इधर जो होता है प्रेम में मन की भावना चल पड़ती है। और जब चल पड़ती है, कुछ वक्त बीतता है, तभी एक दिन दोपहर का टाइम होता है। उसी बीच चैन सिंह देखता है उसका जो पति है ना दिनेश मीणा, उस समय मार्केट गया हुआ है। पूरा दुकान सुनसान पड़ा हुआ है। और जैसे ही चैन सिंह मौका पाता है, पाने के बाद तुरंत जो दिनेश की दुकान पर पहुंच जाता है। ज्योति वहीं पर बैठी रहती है। चैन सिंह जाकर उसका तुरंत ही हाथ पकड़ लेता है। लेकिन ज्योति इधर कुछ इनकार भी नहीं करती, जिसकी वजह से चैन सिंह समझ जाता है। ज्योति उसका हाथ पकड़ लेती। पकड़ने के बाद अपने ही कमरे में ज्योति ले जाती है और दुकान का शटर जो होता है पूरी तरह से खुला रहता है। अंदर जाने के बाद जो होता है इधर चैन सिंह के साथ संबंध बना लेती है। और संबंध का जो सिलसिला होता है अपनी भी इधर चैन सिंह और ज्योति का चलने लगता है। क्योंकि जब भी उसका जो पति होता ना वह नहीं रहता, तो इसी बीच चैन सिंह रास्ता देखता रहता, मौका पाता तो घर में चला आता और संबंध बना लेता। लेकिन जैसे एक दिन संबंध बनाकर चैन सिंह ज्योति के साथ उठता है, तो चैन सिंह ज्योति से कहने लग जाता है कि आखिर तुम्हारा पति जब नहीं रहता तो इसकी जानकारी हमें दे दिया करो। ज्योति कहने लग जाती कि हमारे पास मोबाइल नहीं, तो तुम्हें जानकारी हम कैसे दे दें। और जैसे यह बात जो होता है इधर चैन से सुनने के बाद तुरंत मार्केट जाता, एक छोटा सा नया मोबाइल लेता। वह मोबाइल लाकर चोरी छुपे नहीं होता ना, ज्योति को पकड़ा देता। अब ज्योति जैसे ही मौका पाती, चाहे दिन हो चाहे रात हो, फ़ोन के द्वारा जो होता चैन सिंह को अपने पास बुलाती और वही रिश्ता रखना शुरू भी कर देती। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। तभी जो होता एक दिन इधर दुकान में मौके पर दिनेश बैठा रहता है। तो दुकान में जो एक डब्बा होता है, उसी डब्बे पर एक मोबाइल पड़ा होता है। और जैसे मोबाइल देखता है दिनेश, तो काफ़ी सनस रह जाता। अपनी पत्नी ज्योति को बुलाता, कहने लग जाता है कि यह मोबाइल किसका है। ज्योति कह देती है कि यहाँ पर गाँव का किसी ग्राहक का मोबाइल छूट गया था, यह मोबाइल यहीं पर पड़ा है। ज्योति उसी मोबाइल को अपने पति से लेकर अपने पास रख लेती है। और जब रख लेती है तो अपना बेधड़क होता है इधर फ़ोन के द्वारा बुलाती ज्योति चैन सिंह को अपने घर में सम्मान हर दिन लगभग बनाना शुरू कर देती है। और जब बनाने लगती है कि जो प्यार के जो चर्चे होते हैं पूरी तरह से गांव में फैल जाते हैं। और जब फैल जाते हैं इसकी खबर जाकर दिनेश मीणा के कान में पहुंच जाती है। दिनेश मीणा जो होता है इसकी खबर आकर अपनी पत्नी को बताता है। लेकिन जो पत्नी होती है इधर ज्योति अपनी पति के ऊपर ज़्यादा खुद भनना जाती, कहने लग जाती है ना कि तुम्हारे कानों में यह बात जिसने भी भरी ना वह खुद हमारा दुश्मन है, साथ में तुम्हारा दुश्मन होगा। क्योंकि दुकान की तरक्की देखकर यहाँ हर कोई जल रहा है और तुम भी जो होता है लग रहा है हमसे अब जल रहे हो। और जैसे यह बात सुनने के बाद जो होता है दिनेश को अपनी पत्नी के बातों पर विश्वास हो जाता है। और जब विश्वास हो जाता है, इसी विश्वास के तहत जो होता है इधर अब ज्योति और इधर चैन सिंह अपनी ज़िंदगी जो होता है बेहतर तरीके से मेल मिलाकर चोरी छुपे जीना शुरू कर देते हैं और जीने भी लग जाते हैं। तभी घटना से मात्र जो होता ना 4 दिन पहले, यानी कि 18 जनवरी 2022 का दिन होता है। उसी बीच लगभग वही शाम का टाइम होता है। और जब शाम का टाइम होता है तो दुकान पर जो होता है नीचे दिनेश मीणा अपने दुकान पर काम में व्यस्त होता है। ऊपर जाकर उधर ज्योति फ़ोन पे बात कर रही होती है। लेकिन जैसे दिनेश मौका पाता तो ऊपर जाता, देखता उसकी जो पत्नी है फ़ोन पे लगी पड़ी हुई है। फ़ोन के द्वारा वह सारी बात सुन लेता। सुनने के बाद अपनी पत्नी का मोबाइल ले लेता है। पता चलता मोबाइल जो होता है ना चैन सिंह के कानों में लगा कर बात कर रही होती है। और जैसे ही पता पाता उसके बाद अपनी पत्नी का जो होता है वहीं ज़ोरों से पिटाई कर देता है। कहने लग जाता है कि हम जिससे विवाद सुने पूरी तरह से वह सही भी था। लेकिन ज्योति वहीं पर अपने पति से पैर पकड़कर काफ़ी माफ़ी मांगती है। लेकिन जो होता है इधर दिनेश काफ़ी जो होता है यह बात समझकर काफ़ी पागल हो चुका था। वहीं पर अपनी पत्नी का पिटाई कर देता, मोबाइल साथ में तोड़कर नीचे ज़मीन पर फेंक देता है। कहने लग जाता कि आज के बाद तुम्हारा मिलना जुलना बंद है। लेकिन जैसे रात का टाइम होता उसी बीच ज्योति को अपने प्रेमी चैन सिंह का याद आने लगता। सोचने लगती है कि हम उससे मिलेंगे कैसे। लेकिन लगभग 2 दिन का वक्त बीत जाता। तभी 21 जनवरी 2022 का दिन होता है। वही लगभग दोपहर का टाइम होता है। तो उसी बीच होता ज्योति बाई का जो पति होता है दिनेश मीणा उस समय बाजार गया होता है। उसी बीच दुकान पर एकाएक
चैन सिंह पहुंचता है। पहुंचने के बाद ज्योति के पास खड़ा हो जाता है। ज्योति तुरंत ही बेधड़क उससे बात कहना शुरू कर देती है कि हमारे पति को सब पता चल गया, वह सारी बात जान चुका है और इसीलिए हमें एक दिन बात करते हुए पकड़ लिया था, हमारी पिटाई कर दिया, मोबाइल तोड़कर वहाँ घोरों में फेंक दिया है। और जैसे यह बात सुनता है चैन सिंह कहने लग जाता है कि लग रहा है तुम्हारे पति को कोई ना कोई सबक सिखाना पड़ेगा। वह कहने भी लग जाते कि आप तुम चले जाओ और आज लगभग रात को 10-11 बजे के आसपास हमारे पास छत पर आ जाना, क्योंकि छत पर हम लगभग जो कमरा है उसी में अकेले सोते हैं। और जैसे आप बात जो होता ना, इधर चैन सिंह सुनेगा अपने घर चलाता। लेकिन जैसे ही रात के 10 बजे के आसपास का टाइम होता है, उसी बीच चैन सिंह ज्योति के पास पहुंच जाता है। उसी कमरे में उसके साथ मिल संबंध बनाना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ज्योति संबंध बना के उठती है, चैन सिंह से कहने लग जाती है कि हमारा पति हमें अब बार बार पिटाई करेगा, हमारा मोबाइल भी तोड़कर फेंक दिया है, इसीलिए हमारे पति का कोई न कोई हमसे रास्ता ठिकाने लगाने के लिए निकाल दो। और जैसे आवाज़ होता है, चैन से सुनता कहने लग जाता है कि चलो दोनों मिलकर तुम्हारे पति को क्यों ना रास्ते से हटा दे। और जैसी आवाज़ होती है ना, इधर ज्योति सुनती चैन सिंह के द्वारा तुरंत ही तैयार हो जाती है उसका साथ देने के लिए। लेकिन पहले अपने मन को शांत करने के लिए ज्योति और साथ में चैन सिंह दोनों दोबारा संबंध बनाते हैं। जब तृप्त हो जाते हैं, लगभग रात का वही 1 बजे के आसपास का टाइम होता है। ज्योति और चैन सिंह दोनों छत पर से मकान वाले निकल कर नीचे आते हैं। देखते हैं कि दरवाज़ा खुला हुआ है। उसी दरवाजे के अंदर एक कमरा होता है। उसी कमरे में जो होता है ना, राम दिनेश मीणा सो रहा होता है, काफ़ी गहरी नींद में सो रहा होता है। ज्योति जाती अपने कमरे में से एक डंडा लेती है। एक डंडा लेने के बाद वह तुरंत ही उस डंडे को चैन सिंह के हाथ में पकड़ा देती है और तुरंत ही चारपाई के पास चली जाती है। जाने के बाद ज्योति अपने पति का पैर और हाथ पकड़ लेते हैं। इधर ज्योति डंडे से पिटाई चैन सिंह करना शुरू कर देता है। काफ़ी बार पिटाई करता है, जिसकी वजह से इधर दिनेश सिंह मीणा की मौत हो जाती है। जब समझ जाती है सारा काम हो गया है, मन को तृप्ति मिल गई है, तुरंत ही चैन सिंह को अपने साथ लेने के बाद फिर अपने कमरे में जाता ऊपर वाले। वहां जाने के बाद दोबारा संबंध बनाता है। पूरी रात संबंध बनाती है। लेकिन जैसे ही सुबह का वही 4 बजे के आसपास का टाइम होता है, उसी बीच चैन सिंह अपने घर चला जाता है। इधर जो होती है ज्योति बाई मीणा अपने ससुर के पास पहुंच जाती है और सारी झूठी कहानी रच बस के बता देती है। लेकिन वाकई में दोस्तों, पुलिस के सामने जैसे सच्चाई निकल के आती है, इसी बिना पर पुलिस की जो टीम होती है ना, इधर ज्योति बाई मीणा और साथ में चैन सिंह को ले जाती है, वहाँ के कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद इन दोनों पर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और नहीं किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहे आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।